नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, 2014 के बाद में एक महामानव हमारी धरती पे अवतरित हुए। उन्होंने बताया कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और केवल 2 बार जिंदगी में उन्होंने खुद को इंसान साबित किया कि वो इंसान भी हैं। और वो 2 अवसर ऐसे थे जब एक बार किसान आंदोलन के रूप में जब उनको चुनौती का सामना करना पड़ा तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में कहा कि शायद उनके तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तब मुझे लगा कि ये आदमी एक इंसान भी है, नहीं तो मैं हमेशा ही उनको एक चमत्कारी पुरुष के रूप में देखता रहा जिसने करोड़ों भारतीयों को मूर्ख बना के रखा है। और दूसरा मौका कल रात को आया और इस बार उन्होंने युवाओं के पसंदीदा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को चुना और जिस तरीके से फ्रेंड्स के रूप में उन्होंने शुरुआत की वो काबिल तारीफ़ थी। हम मोदी जी के इस बात के लिए सराहना करते हैं कि उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया। ये अलग बात है कि वो गोल गोल बातें घुमाते रहे और ये नहीं बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिलवा सकते या उनको क्यों नहीं हटा सकते। बहुत टेक्निकली, बहुत चमत्कारिक रूप से सोनम वांगचुक का भी अनशन सरकार ने जूस पिला के तुड़वा दिया है। उसमें भी ये लिख रखा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई शांतिपूर्वक वालों पे तो वैसे भी नहीं होती है। उधर से सीजेपी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो दीप के हैं चाहे सौरभ दास हैं, उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज मीटिंग भी है, लेकिन उस मीटिंग से पहले भी उन्होंने ये बता दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिला के बात हरियाणा वाली है कि पंचायत की बात सिर माथे पर पतराड़ा सरकार का वही भी है। फ्रेंड्स, वीडियो आने के बाद बीजेपी की आईटी सेल सदमे में है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि जिस आदमी को कल तक चाइना का एजेंट ये पार्कों में बैठे बुढ़े बता रहे थे, सॉरी मैं बुजुर्गों के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ऐसा कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। जिसको चाइनीज़ एजेंट चीन की फंडिंग बता रहे थे, उसको तो सरकार के केंद्रीय मंत्री जूस पिला रहे हैं। तो कल तक जिसको चाइनीज़ एजेंट बताया जा रहा था, क्या वो बात देश के सामने झूठ बोली जा रही थी या ये क्या चल क्या रहा है इस देश में, ये कोई भी जानना चाहेगा। अब आंदोलन ऐसे मुहाने पे खड़ा हो गया है कि 12 साल में जो एक इमेज बनाई गई थी महामानव की, और सॉरी टू से पर ये जो जैन जी हैं, ये जो कमाल कर रहे हैं क्रिएटिविटी का, इसको देख के मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि हमने इनको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था इस पीढ़ी को। ये बहुत अलग तरह की जनरेशन है और दोस्तों आगे से हम भी इनसे बात करते हुए व्यक्तिगत जीवन में भी हम अपना ख्याल करेंगे इस बातों का कि जो समाज की बनी बनाई धारणाएं हैं बड़ों को लेके या चीज़ों को लेके, वो ये लोग नहीं बोलते। ये बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और अब धर्मेंद्र प्रधान उस चचुंदर की तरह बन गए हैं जो ना तो मोदी जी से निगला जा रहा है और ना मोदी जी से अब उगला जा रहा है। और एक जो तिलिस्म बनाया गया महामानव का, उसको पूरी दुनिया के सामने इस जैन जी ने बिखेर कर रख दिया है, तार तार कर दिया है और ये कहीं मुंह दिखाने के लायक बचे नहीं हैं। अब तो चाहिए यही राज करते रहो, लेकिन जिस जैन जी ने भारत की करोड़ों जनता को जो टीवी देख देख के पागल हो चुकी थी, उसको झंझोड़ने का काम किया और मोदी जी की असलियत को दुनिया के सामने लाने का काम किया। मेलोडी ने अपना एक फ़ोटो डाला है, अगर आप उसके नीचे नीचे के कमेंट भी आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी क्रिएटिविटी का या इनके एक्सप्रेस करने के लेवल का क्या है। तो आंदोलन की क्या रूपरेखा होएगी और अब तक क्या चल रहा है, इस पर आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं। कुछ सबके ओपिनियन भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ओपिनियन ही नहीं एक्सप्रेस ना करें। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा मंच है जिस पे हर तरह के ओपिनियन का हमेशा स्वागत होता है। और मोदी जी ने तो 12 साल में एक बार फ्रेंड्स बोला है, हम तो रोज़ ही आप सबके फ्रेंड्स हैं और
इस दोस्ती में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें सर। हाँ जी, कैसा लगा आपको मोदी जी का फ्रेंड्स वाला वीडियो देख के? देर रात में उन्होंने, जब मैंने तो सुबह देखा है, रात को तो देखने का मतलब नहीं था, तो उनके सुनने से ज़्यादा मैं उनको देखने में व्यस्त था, कोशिश कर रहा था बहुत गहराई से। बूढ़े हो गए हैं काफ़ी ना, तो जिस तरीके से उनका, मुझे लगता है कि कल पहली बार शायद अगर कोई गहराई से देखे तो उनका असली रूप नजर आया होगा। पहली बार मतलब बिना मेकअप का वीडियो आया। हाँ, फिजिकली वो बेतरतीब बाल हैं, और जैसा एक 75-76 साल का आदमी होता है, तो आप कितना कोशिश करोगे, बुढ़ापा तो दस्तक देता है। कुछ ज़्यादा ही क्लोज बना दिया, और उसको मानना चाहिए। वो तो जब शायद मेरे ख्याल से मोबाइल के जब भी इस तरह से लाइव वगैरह करते हैं लोग, तो बहुत करीब जाना पड़ता है। और दरअसल वो डिपेंड है और लोगों पे, कैमरा कोई लेगा, मेकअप कोई करेगा, तरह तरह की भूमिकाएं होती हैं। वो सारी भूमिकाएं उन्हें कल खुद करनी पड़ गई। सब छुट्टी पे जा रहे थे क्या, आंदोलन में? पता नहीं क्या था, उनको लगा होगा कि भाई अब जो मुझे सजाने संवारने वाले लोग हैं उनका भूमिका अब खत्म, रात के 11-12 बज रहे हैं, तो अब क्या आवश्यकता होगी। लेकिन अचानक उनके मंत्रियों ने कहा जी हमने तो किला फतेह कर दिया। तो जो स्क्रिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग उसको उनको आने था। तो उनको देख के थोड़ी निराशा ये हुई। मैं तो उनकी जवानी को जो अभी तक सही समझ रहा था, और कहते थे ना कि काजुओं की रोटी खाते हैं और एक पता नहीं कितने लाख रुपए का मशरूम है, बुढ़ापे पे इन चीज़ों को कोई असर नहीं पड़ता, ये तो आना ही होता है। तो जैसे उनके शरीर का सच लोगों के सामने आया है, उससे पहले तो उनके विचारों का और उनकी नीतियों का आ ही चुका था, लेकिन धीरे धीरे अब उनको लगने लगा, मुझे एक डरा हुआ बहुत सहमा सा व्यक्तित्व नजर आया उनका रात को। और उनको ये लग रहा है कहीं, बहुत उनको एहसास होने लगा कि अब सब चीज़ें छूटने वाली हैं, ख़त्म होगा। और ऐसे में क्या है, आदमी एक लास्ट डिच एफर्ट्स बोलते हैं, आखिरी कोशिश करता पूरी ताकत से जुटा के। उसमें आज तक कामयाब कोई नहीं हुआ। रावण से लेके पूरी परंपरा जो चली आ रही है, रावण ने भी देखिए सारा परिवार अपना ख़त्म करवा दिया था, लेकिन माना नहीं था आखिर तक। तो जो मैंने शायद पहले भी कहा था कि जिद और अहंकार के बीच का जो ये द्वंद्व है, संघर्ष है ना, ये मनुष्य को विनाश की ओर ले ही जाता है। अब जहाँ तक क्या होगा इस आंदोलन की बात, तो सोनम तो बेवफा हो गई, सोनम बेवफा हो गई। और कुछ लोगों ने बुरा भी माना, मैंने सुबह लिखा था सोनम बेवफा, बोले जो व्यक्ति 24 दिन से भूखा पड़ा है अब वो अचानक गद्दार हो गया। भाई गद्दार तो इस देश के मीडिया और प्रबुद्ध लोग बहुत पहले से बता रहे थे। हमने तो बहुत बाद में बताया, हमने केवल ये, मैं तो अब भी उनको गद्दार नहीं मानता। नहीं, गद्दार नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनको जूस पीने के बाद में भी और भगवा अंगवस्त्रम धारण करने के बावजूद भी, जो अभिजीत दीप के उन्होंने ये कहा कि वो, हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इन्होंने ये उम्मीद की थी कि अब ये युवा एक तरफ हो जाएंगे और ये सारा बिखर जाएगा मामला, लेकिन या तो उनकी अपनी समझ है या वो कोई उनको समझा रहा है। उन्होंने ये सही निर्णय लिया कि वो सोनम वांगचुक के खिलाफ नहीं है। अगर वो सामने आके इसको मान लेते कि भाई सरकार के सामने सोनम वांगचुक ने सरेंडर किया है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। तो वो अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि सोनम हमारे धन्यवाद ही कर रहे हैं, अभिभावक हैं, और हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता थी और हम चाहते थे कि वो किसी तरह की अनिष्ट का शिकार ना हो, और वो खुश हैं उस तरह से। तो इस मोर्चे पे सरकार विफल हुई है। सरकार को ये लग रहा था कि तुम ये दो फाड़ कर दोगी सारी चीज़ें, हालांकि सच उनको पता है, सबको पता है कि सोनम अब इनके उसमें नहीं आने वाले। लेकिन जिस तरह से उस सारे प्रकरण को ये जो कॉकरोच पार्टी का तथाकथित नेतृत्व है जिसको ले रहा है, वो तरीका बहुत सही है उनका। वो सोनम के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे और इस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ अपनी बातें भी साफ कर दी हैं कि आप कुछ भी कहते रहो, फ्रेंड्स को, यार को, दोस्त को, जो भी कहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक तो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों ने एट्रोसिटीज़ की हैं, उत्पीड़न किया है बच्चों का, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो राहुल गांधी भी जोड़ते हैं उसमें कि प्रधानमंत्री इस चीज़ के लिए क्षमा याचना करें कि ये गलत हुआ।
अब ऐसे में ये कह पाना कि कौन सी मांग पूरी होगी, तो मोदी जी की जिद से जो लोग वाकिफ हैं उनको तो लग नहीं रहा कि अभी कुछ लंबा चौड़ा होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, तो वो जैसा आपने बताया था किसान आंदोलन के समय वो मानवीय हो गए थे, इंसान के रूप में नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि हो सकता है वो कभी या 24 घंटों के भीतर ये कह दें कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। अब धर्मेंद्र जी, ये पूरा का पूरा आंदोलन नेतृत्व विहीन है। आज इसका आंदोलन का नेतृत्व अब मुद्दा कर रहा है, इशू कर रहा है। पहली बार है ये हाँ, व्यक्ति नहीं कर रहा। भाई अन्ना ने जो देश को गन्ना चुसाया, उसके बाद लोगों का नेतृत्व में भरोसा ही नहीं चाहे अभिजीत दीपके हों या सोनम हो या सबकी समझ में आ गया है, भरोसा नहीं कर रहे नहीं कि अब ये व्यक्तियों के हाथ में आंदोलन नहीं रहा। और जिस तरीके से जितनी तेजी से फैल रहा है ये, मतलब देश के कोने कोने से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो जहाँ है वहाँ है। और एक बड़ी बात जो देखने को आ रही है, देखिए हमने ये 2014 में जो आप बताते ना, 2014 का से पहले का भारत और बाद का, इस समय ऐसे करता हूँ जैसे ना BC लिखते हैं, 1000 BC 2000 BC बिफोर क्राइस्ट, तो ऐसे हम लिखेंगे। अगर हमने कहना कि 2000 तो 2026 BNM बिफोर नरेंद्र मोदी एरा, तो ये एक विभाजक रेखा हो गई कि 2014 से पहले का भारत है, 2014 के भारत। जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे तो यही बच्चे उनको समझाते थे, अपने परिवार के बड़े लोगों को, कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी हैं और उनके पास एक विजन है और वो भारत को नई सदी में ले जाएंगे, नई युग में ले जाएंगे। यही बच्चे समझाते थे। और अब यही बच्चे उल्टा समझा रहे हैं उनको। और अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा तो वो खुलेआम, आपने कितने ऐसे दृश्य देखे होंगे कि एक लड़की ये कह रही थी कि मेरे माँ बाप को मैं छोड़ रही हूँ, आज से भाई बहनों को छोड़ रही हूँ। मतलब ऐसा उदाहरण पहले भारत के इतिहास में नहीं मिला, किसी ने मुद्दे के लिए, विचार के लिए, विचारधारा के लिए, इस आंदोलन के लिए अपने परिवार का, मतलब वो घोषित कर रहे हैं टेलीविजन पे आके या और माध्यमों से कि हमारा परिवार से कोई लेना देना नहीं। जब ये स्थिति आ जाए और बच्चों के सामने सब मजबूर है, तो ये जो बूढ़े लोग हैं, आपने भी कहा था अंकल वगैरह, इनका भी इलाज अब होना शुरू होगा। ये चीज फैलेगी और इन्हीं के परिवार के कईयों का इलाज कर दिया उन बालकों ने, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, पोती पोते और इनके बच्चे इनको शर्मिंदा करेंगे। ये जो शर्मिंदगी वाली बात है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक मैंने उदाहरण सुना कि एक पुलिस वाले से उसके मित्र ने ये कहा कि यार तुझे शर्म नहीं आई, तू इस तरीके वो कर रहा था। बोला भाई मैं 2 घंटे रोया आके, और मैंने अपनी पूरी सैलरी वहाँ दे दी है उनके खाने पीने की व्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का जो मानस है, मैं कहता रहा हूँ कि बड़े भावनात्मक लोग हैं और सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव, मतलब इतना रहता है दबाव कि आदमी, और खुद अपना तो है ही कि वो गंभीर, मतलब थोड़े से भावुक होते हैं लोग। तो ये चीज़ें पहली बार मुझे लग रहा है कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनके अंदर भी अनुभूति जा रही है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, सही। और वो सामाजिक दबाव के और इनके परिवार के दबाव के तहत चलते कर रहे हैं। मतलब पत्नी ये कह रही है कि मैं आई हूँ और मैं देखती हूँ मेरा पति मुझे कैसे सामना करेगा। तो ये उदाहरण पहले कभी किसी आंदोलन में देखने को मिले नहीं थे। अब आप ये नहीं कह सकते हम कि परिवार के बच्चे निकल के बाहर आ रहे हैं। जब बच्चा बाहर आता तो पूरा परिवार साथ में खड़ा होता। और उन पे मोरलिटी, इस जनरेशन के पास सर इस पे मोरलिटी के नियम लागू नहीं होते जी, ये मानते ही नहीं इन चीजों को। इनकी मोरालिटी क्या है? मोरालिटी हर युग में अपने हिसाब से बदल जाती है। आप एक, मतलब एक ऐसा दुराग्रह आपने पाल लिया, एक 75 साल का आदमी एक 15 या 20 साल के बच्चे को के लिए भी एक भविष्य का निर्माण कर रहा है। ये बात किसकी समझ में आएगी? है? आप ना उनकी ज़रूरतों को समझते हो, ना उनके सोशल स्ट्रक्चर की जो शेप उनके दिमाग में, ना उससे वाकिफ हो। ना उनके लिए आप अच्छे स्कूल बना पा रहे, ना अच्छी यूनिवर्सिटी बना पा रहे। धर्मेंद्र जी, स्थिति यह है कि हमारे जैसे माँ बाप भी अपनी जनरेशन जेड जो है सो कॉल्ड, इनको हम नहीं समझ पा रहे। और ये ज़्यादा मेहनत इस काम पे नहीं करेंगे कि आप उनको समझो। इनके सामने एक बात है, एक बार कोशिश करेंगे समझ लो, नहीं समझते तो ये साइडलाइन कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे। ये किसी, ये हम जैसे हमें सिखाया गया बचपन से, कोई भी बड़ा दिखे उसको राम राम करनी है। ये नहीं भरोसा करते सर इन चीजों में। नहीं, ये सिर्फ लॉजिक पे भरोसा करते हैं। इसलिए है कि ये पहली पीढ़ी है जो बाकी दुनिया को देख रही है।
हमने नहीं देखा था ना हमारे पास वो माध्यम और तौर तरीके नहीं थे जिससे हम अपने दौर की दुनिया को देख पाते, लेकिन ये तो लगातार देख रहे हैं। ये तो घरों से चार चौनी गा देते हैं, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ पता हाँ, नहीं इनकी भाषा, इनकी शब्दावली ठीक है, मुझे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। अब संस्कार और संस्कृति के तकाजों के तहत कह सकते हो कि सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन अब है तो है, सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने चूंकि अपने आप को प्रूव किया हर क्षेत्र में। अगर आज भारत आईटी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई तोप है तो इन्हीं की वजह से है ना। आज अगर बिलियंस रुपीस आ रहे हैं बाहर से, अमेरिका से और अन्य देशों से हमारे यहाँ रेमिटेंस के रूप में, तो ये भेज रहे हैं ना। इन्होंने हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारी जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। तो इनकी सोच और जो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, उसकी आंधी में ये जो हम तथाकथित सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य हैं, ये हवा में उड़ जाने हैं। हम बेशक कितनी कोशिश करते रहे, ना इनके लिए जाति मायने रखती, ना इनके लिए रिलीजन मायने और रखती। पूरे के पूरे आंदोलन में अब ये चीजें मैटर ही नहीं कर रही। अभी तक हमारा अनुभव रहा है कि आप आंदोलन को जातियों के आधार पे तोड़ दो, आप आंदोलन को वर्ग विषमता के आधार पे तोड़ दो, एंटी नेशनल बता दो, दुनिया भर की बातें, लेकिन इस पीढ़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये इन मतलब वहाँ बहुत आक्रोशित भी हैं और अपने जो समय उनका बच रहा है तो उसमें बहुत क्रिएटिवली अपनी चीज़ें कर रहे हैं कि इन्होंने नई चीज़ ईजाद की है। जैसे पुलिस वाले आते हैं तो ये जनगण मन के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे बहुत अलग अलग हैं जी, है ना। इन पे वाटर कैनन चलाओ, नाचने लग जाते हैं। हाँ, इन पे आंसू गैस के गोले फेंको, वापस। और जो नारे इन्होंने मतलब ईजाद किए हैं वो भी अपने आप में बड़े अच्छे हैं, फिल्मी गानों की धुनों पे। अब लोग कहेंगे क्या है तो बाहियात बातें। भाई वो जिन्हें समझाना चाह रहे हैं, अपने समकालीन लोगों को समझाना चाह रहे हैं, बच्चों को, उनकी हमें नहीं समझा रहे। वो उनके लिए 40-45 पार कर चुका आदमी किसी काम का नहीं। आप उसके साथ जाओ या मत जाओ। अच्छा, वो केवल अपने ही लोगों को समझा रहे हैं। और हम इस बात का दावा करते थे कि भारत जो है सबसे नौजवान देश है, कि हमारे यहाँ 18 साल से लेके और 40 साल की उम्र तक के सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो यही लोग हैं। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि बूढ़ों पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। इनके लिए किसी अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहचान जाते हैं कि ये आदमी इस तरह की धारणा रखता है। वहाँ कई जंतर मंतर पे गए हैं। हाँ, वो तो इन्होंने धक्के मार के निकाला उनको। हाँ, तो ये मास मूवमेंट है। बेशक इसका कोई नेतृत्व ना कर रहा हो, फिजिकली हमें नजर ना आ रहा हो, तो इन्हें उसकी चिंता नहीं है। और नेता पीछे पीछे चलेंगे, ये आंदोलन आगे आगे चलेगा। और जैसा हमने पिछले 2-3 एपिसोडों में बताया कि ये रुकने वाला नहीं है। और सरकार के सामने बड़ा प्रश्न है, उसकी 2 चीज़ें, कि या तो इसको कुचला जाए, और कुचले जाने के जो नतीजे होंगे वो और भी भयावह हैं। उसी में कहीं कंफ्यूजन में सारी चीज़ें हैं। और उसके बावजूद मुझे ये लग रहा है कि ये जो भाजपा का कथित अनुशासन है ना, ये कहीं ढीला पड़ गया। और कहीं ना कहीं पार्टी में ये बहस शुरू हो गई है किसी स्तर पे, कि भाई अगर पार्टी को बचाना है, विचारधारा को बचाना है, तो अब हमें कोई निर्णायक फैसला लेना होगा। वो फैसला ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि प्रधानमंत्री से ये कहा जाए कि अब एनफ इज एनफ, अब आप चलो, अब छोड़ दें आप इसको। ये स्थिति मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं संघ में जो बहुत दूर आगे की सोच के चल रहा है, और उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हिंदू राष्ट्र की जितनी यात्रा हम कर सकते थे अब तक वो हो गई है, और अब एक विराम देने का मौका, उसके बाद में सोचेंगे किस तरह की चीज़ें होंगी। तो वहाँ भी हलचल है, उस चीज़ को ले चिंता है। सर एक चीज़ है कि जैसे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, तो सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने से पहले क्या इन दीपके वगैरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उसको? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें तो अपहरण कर लिया गया उनका। ये सीजेपी वाले कह रहे हैं। हाँ, सीजेपी की लीडरशिप का ये कहना, अभिजीत वगैरह की, कि उनको तो शुरू से दिन से बोले हमें तो मिलने नहीं दिया, वो किसी से नहीं मिलने दे रहे, उनसे केवल भाजपा के मंत्री मिलते हैं जाके। तो इस बात की भी मतलब वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो जो अंदर से बता रहे हैं वही हो रहा है ना। अभी तक वांचुक तो सामने आया नहीं इस तरीके से, और किन परिस्थितियों में उनको जूस पिलाया गया, किन परिस्थितियों में भगवे रंग का अंग वस्त्रम उनको डाला गया। अब कुछ नहीं कह सकते कि भाजपा का नेतृत्व उनको डिस्क्रेडिट कर रहा है या आंदोलन को तोड़ने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अभी कुछ चीज़ें साफ नहीं है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि बेशक ये नए लोग हैं, इस मुद्दे पे इन्होंने जो है एक भाजपा की चाल को निरस्त कर दिया है, और वो सोनम वांगचुक के अभी तक खिलाफ नहीं हुए पूरी तरीके से। हालांकि देश के लोगों में ये मैसेज जाने लगा है, उसकी चर्चा भी हो रही है, तो वो एक गुंजाइश छोड़ के चल रहे हैं।
और इस पूरे एपिसोड में अब राहुल गांधी की क्या भूमिका रह गई है? देखिए राहुल गांधी, उन्होंने सेम बात रिपीट की है जो सीजेपी वाले रिपीट कर रहे हैं। बात तो वही रिपीट करनी पड़ेगी। राहुल गांधी तो आप ये देखें ना कि वो सोनम वांगचुक से मिलने नहीं गए पूरे टाइम में, और अब लोग ये कहने लगे कि उन्होंने शायद सही किया, ठीक किया, कि वो नहीं, अब आकर लग रहा है कि सही है। और राहुल गांधी पैरेलल या उससे पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस चीज को उठा रहे हैं। सीजेपी ने तो बहुत बाद में उठाया है, राहुल गांधी तो कई साल से इन चीजों को उठा रहे हैं, यूथ की प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, इकोनॉमी की प्रॉब्लम को। तो राहुल गांधी किस मुद्दे पे चुप रहे हैं? हर मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने अब ये महसूस कर लिया है कि ये जो एनर्जी हुई है सारी इकट्ठा इस नीट वाले मामले पे, इस एनर्जी को बेकार नहीं जाने देना। अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं पीछे कमजोर पड़ी, तो हो सकता है राहुल गांधी पैरेलल उस चीज़ को नेतृत्व दे दें या उसके साथ चले जाएं। तो इस समय तो विपक्षी दलों का साथ खड़े होना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अपनी लीडरशिप कर रहे हैं वो करते रहे सारे के सारे, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या विपक्ष के और नेता हों, तो वो कुल मिला के इस आंदोलन को मजबूत ही कर रहे हैं ना। और आंदोलन के माध्यम से बहुत ऐसी राजनीतिक ताकतें जिनका चेहरा नकाब उतर चुका है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो वो तो पॉलिटिक्स अपनी जगह वो चलती रहेगी, लेकिन कुल मिला के जैसा हमने कई बार ये कहा कि ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं, और इसको कुचलने की हर कोशिश, इसको और किसी न किसी भूमिका में ये चलेगा, चलता रहेगा। हाँ, सरकार तो अजीब सी बातें कर रही है ना कि एक बच्चा था, उसने मतलब वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आंदोलन के खिलाफ की बात कर रहे हैं। एक बच्चे का रिजल्ट आया था नीट का, वो नंबर 2 पे आया है उसकी पोजीशन, वहाँ उसको धर्मेंद्र प्रधान उसको सम्मानित कर रहे हैं। नंबर जिसने टॉप किया है पहले नंबर पे, उसको नहीं ढूंढा। दूसरे वाले ने चूंकि ये कह दिया था कि मैं इस आंदोलन के साथ नहीं हूँ और मेरे तो अगर पढ़ के नंबर और स्कोर, तो इनको मिला रहे, ये तो बहुत बढ़िया बात। तो वो लोग कह रहे हैं उस बच्चे को कि बेटा तुम्हारा अगर ये आंदोलन नहीं होता तो तुम्हारा नीट भी दोबारा नहीं होता और तुम्हारा कई नंबर नहीं था उसमें। तो अब ये जो ना इस समय वो जो शाखा का अनुशासन और संस्कार है वो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसके कोई मायने है नहीं, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी इस जनरेशन के लिए बहुत ही आउटडेटेड है। इस जनरेशन ने एक चीज और भी बता दीजिए कि उनका आरएसएस से भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो पॉलिटिकल किसी आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करते। वो मैंने कहा ना, वो एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जहां इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बदला हुआ भारत है। हाँ, वो बिल्कुल डायरेक्ट कांस्टेंट टच में है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के उन आइडियोलॉजीज के, और वो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। वीडियो आया होता है, अन्ना रो रहे हैं मौन व्रत में। हाँ, इस सारे स्टेशन पे अन्ना जी रो रहे हैं। अन्ना जी अपने अपराध बोध है उनके अंदर का, जो आंसू बन के बाहर निकल रहा है। इस आंदोलन से एक चीज और बड़ी सीख कि महात्मा गांधी का डुप्लीकेट निकल नहीं सकता, फोटोस्टेट नहीं आ सकते। महात्मा गांधी गांधी है, अब दूसरा आप पैदा नहीं कर सकते। और जो नकली है ना वो ज्यादा दिन चलते। 2 कोशिश हो ली, देख लो, 2 प्रयोग हो गए, है ना दोनों। तो हमारे लोगों के दिमाग में ये था, नौजवानों के भी ये था शायद कि कोई एक, जैसे कहते हैं ना, बारात में एक बूढ़ा जरूर ले जाना चाहिए। ऐसी हो रहा था कि आंदोलन है तो यार 2-4 ना बूढ़े, एक बूढ़ा ढूंढ लाओ। तो अन्ना तो डिस्क्रेडिट हो गए थे, तो सोनम वांगचुक ने खुद को प्रस्तुत कर दिया, भाई नो मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी, है ना। लोगों को एक बार लगा भी सेंटिमेंट्स, नहीं उनको देखो, उनसे एनएस से हटाया गया, जेल से रिहा किया गया गांधी बनाने के लिए। तो गांधी बनते बनते, लेकिन भाई गांधी तो आप कैसे बनोगे, आपका अपनी पहचान ही खत्म हो गई है। महात्मा गांधी तो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दुश्मन से नफरत ही नहीं करता था, और ये सारी आइडियोलॉजी इसकी तो जड़ में ही नफरत है 24 घंटे। मतलब मैं ऐसे लोग देखे कि वो जो आपके ब्रिटेन के लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एटली शायद, तो उन्होंने कहा, नेहरू जी के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि मैं उसको मिला उनको, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी 40-50 साल से हमारे खिलाफ लड़ता रहा, उसमें कोई बिटरनेस, कड़वापन ही नहीं है हमारे प्रति। वो इस चीज़ के, वो गांधी की भी इसी चीज़ की तारीफ करते थे कि आप हमसे लड़ रहे हो लेकिन हमें आप दुश्मन नहीं मानते, हमसे प्यार करते हो। तो भारत की यही ताकत है, और इनका तो सारा आधार ये है, और इनके बारे में दुनिया जानती है कि गांधी को किसने मारा था। तो जो हमने बहुत पहले कहा था ना कि गांधी और गॉडसे के बीच की लड़ाई है, हुई थी ना ये बात हमारी, हुई थी। और कुछ लोगों को लगता था कि गॉडसे भारी पड़ेगा, तो गांधी नहीं मरने वाला
है। गांधी नहीं मरता जिस देश। और ये सुधर नहीं सकते। हरियाणा का एक पूर्व मंत्री राष्ट्र सचिव भाजपा का कह रहा है गोली मारो गद्दारों को, क्या है वो नारा, गोली मारो है। उनको जीतने तो नहीं देता कोई। अरे किसके सामने? एक बार गलती से दाव लग गया था जी, हाँ, दोबारा जिताया नहीं लोगों ने। आप कांग्रेस के दफ्तर के सामने खड़े हो के, वहाँ कांग्रेसी खड़े हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हो और गोली मारने की बात कर रहे हो, और फिर ये गोली नहीं, इनका काम तो जूतों से ही चल जाएगा। अरे डूब मरो बेशर्म। पता नहीं ये इनको घर वाले खाना कैसे दे देते हैं शाम को जब जाते हैं ये। ऐसे ही घर वाले हैं जी बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। तुम्हारी क्या भाषा, तुम्हारे बच्चे तुमसे नहीं पूछते गोली मारो सर, और कौन गद्दार हैं? हाँ। और मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में चाइनीज कनेक्शन, चाइनीज फंडिंग, फलाना दिकड़ा, आंदोलन हो रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट है। हाँ। तो ये जो गृह मंत्री के रूप में अमित शाह आज तक का फेल्योर गृह मंत्री नहीं है जी। बिल्कुल है, पूरी विफलता। मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए, हरदीप पुरी का भी होना चाहिए। तो ये सारे लोग जिम्मेवार है ना, सबको निपटाओ। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था, गडकरी खुश है। जब गहन चिंतन में था, मैं एक चीज देख रहा था कि भारत खत्म नहीं होगा। क्यों? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लोग देशद्रोही हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये देश को बर्बाद करेंगे। यानी देश की चिंता सबको है। हाँ। प्रेमी सारे हैं देश के, कंपटीशन है कि हम ज्यादा भारत माता को प्यार करते हैं। क्या कंपटीशन है जी? हाँ, ये बताइए, ये जो देश के पॉलिटिशियन हैं इनको जब भी मौका मिलता है, चाहे कोई भी सत्ता में आए, वही इस देश को खाने लग जाता है। इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है सर, उसमें उंगलियों पे गिनने लायक ईमानदार आदमी है, वो भी खाने लग जाते हैं। तो आज एक ईमानदार को बनाया तो है शिक्षा सचिव। खीरे की सब्सिडी खाने वाले को शिक्षा महकमे में ले आएगी। फिर आ गई जुडिशरी जी। जुडिशरी के बुरे हाल है इस देश में। तो इनको देश की चिंता है, ये तीनों सबसे ज्यादा करते हैं। और चौथा अपना ये आ गया, मीडिया आ गया। मीडिया के तो बेचारे के मतलब ये समझो कि अगर इसकी तो धज्जियां ही उड़ गई है वहां पे। तो ये चारों जो पिलर हैं इस डेमोक्रेसी के, ये चारों पिलर करप्ट हैं। इसमें पार्टीबाजी की बात ही नहीं है जी। ये चारों के चारों एक ऐसी लूट मचा दी इन्होंने देश में, जिसको जहां मौका मिल रहा है इस देश को नोच नोच के खा रहा है सर। तो देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा है इस वजह से। उसकी वजह बहुत गहरी है। 75 साल के इतिहास, जब से देश आज़ाद हुआ, एक सिस्टम इतना सशक्त, ऑल पावरफुल बन चुका है कि उससे बाहर जब तक आदमी है तब तक वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, और जब किसी तरीके से वो वही लोग सत्ता में आ जाते हैं, वो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। सिस्टम इतना पावरफुल है कि उसे कोई छेड़ ही नहीं सकता। और तब मुझे याद आता है कि राजेंद्र माथुर, शरद जोशी जैसे लोग 1960 के दशक में ये कहते थे कि कांग्रेस कभी नहीं मर सकती, क्योंकि कांग्रेस एक संस्कृति है, कांग्रेस एक सिस्टम है, और जो भी इस देश में आएगा कोई भी राजनीतिक दल, वो कांग्रेस बन जाएगा। तो ये जो लोग खुश हो रहे हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, तक भ्रष्टाचार विरोधी बातें करते थे, ये लोग डूबे पड़े हैं जी। आज आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा सबको हटा दो बाहर से, ये देश कभी कांग्रेस से मुक्त हो ही नहीं सकता। कांग्रेस से मुक्त कर दोगे, कांग्रेस से मुक्त नहीं होगा। बेईमान लोगों का जड़ उन्होंने डाली। और आज से नहीं, 1937 में ये बड़ी समस्या थी जब कांग्रेसियों को पहली बार सत्ता मिली थी। अभी कल परसों पकड़ा गया कोई 75वीं रैंक थी उसकी यूपीएससी में, वो 1.5-2 लाख रुपए की रिश्वत लेके पकड़ा गया। अरे 15-20 60 रुपए की। और मैं तो, आप देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद, उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने एक कंपनी में, फैक्ट्री में अपने बेटे की जॉब लगवा दी थी, और इतना बड़ा इशू हो गया था। यानी कि तब भी 60 के दशक में भी भ्रष्टाचार था, आज़ादी से पहले भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब गांधी ने कहा था कि ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस को तो समुद्र में डुबो देना चाहिए, तब भी था। इसका मतलब भ्रष्टाचार जैसी जो चीजें हैं, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर वंशानुगत है, इसके लिए कोई दल जिम्मेवार नहीं है, ये हमेशा ही है। और हमने कितनी बार ये कहा कि आप ये बताओ, हम सब मानते हैं कि भारत एक भ्रष्ट देश है, या कि नौकरशाही भ्रष्ट है, लेकिन एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा किसी भ्रष्ट आदमी को परिवार ने सजा दी हो, है नहीं। यानी जब घर का एक सदस्य माल ला रहा है अंदर से, बतौर तहसीलदार, बतौर थानेदार, बतौर पटवारी, बतौर कुछ जूनियर इंजीनियर, उस माल से देखो बच्चे भी पल रहे हैं और बड़े बूढ़े भी खुश होते हैं इस बात से। ये तो सर टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब करप्शन, जो ऊपरी लेवल पे जो करप्शन है ना सर,
उसका तो इतना बुरा हाल है। और साथ में ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है सर, इसका करप्शन तो कभी गिनती ही नहीं होता सर। दूसरे हमें यहाँ तो डील के लिए पता नहीं क्या क्या सप्लाई होता है। हमें सिर्फ दूसरों का करप्शन दिखता है, हमारे अपने परिवार के लोग जो सरकारी तंत्र में वो कितना है उसकी हमारी कोई नहीं करता, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो भारत का कल्चर है, ये कल्चर है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये भारत की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आना, ये शायद कर दें, चूंकि ये वाली जो पीढ़ी है थोड़े से ऐशो आराम, इनकी सुविधाएं इनको ज्यादा मिली हैं। अभावग्रस्त आदमी में अपवाद स्वरूप कोई ईमानदार हो सकता है, आमतौर पे लोग चल दे धारा के साथ चले जाते हैं, मजबूरियां होती हैं तरह तरह की। लेकिन ये जनरेशन जो है, ये अब इनसे कहो जी फंडिंग हो रही, तो अब ये खुल के तो नहीं करते, बट इनके पास अपना है जुगाड़। नहीं, इनको ये जब ये पता चल गया फंडिंग हो रही है तो पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते इन लोगों को? नहीं कर। दरअसल क्या है कि संघ के साथ ये दिक्कत है कि वो हमेशा फंडेड है, वो तो उसे लगता है वो ना सारी दुनिया फंडेड, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो उन्हें लगता है बिना फंड के कैसे चलेगा। अच्छा, पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ कि अभी आरएसएस की एंट्री हो नहीं पा रही, कोशिश भरपूर कर रहे हैं। कोई है पिंकी सनातन कुछ करके, वो जाएगा वहां पे सबक सिखाने हिंदू। हाँ, वो तो जाते रहते हैं हमेशा, लेकिन उसमें घुस नहीं पा रहे। और ये इतनी सावधानी बरतनी होगी इनको, जो भी आंदोलन इनको अगला ड्राइव ये चलाना चाहिए, जैन जी आरएसएस में कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो इनको जैन जी। और मैं कहता हूँ संघ, अब देखो मोहन भागवत जी के लिए स्वर्णिम अवसर था कि वो जंतर मंत्र पे शाखा लगानी शुरू कर देते। और जो उन्होंने वीर पुरुष तैयार किए हैं, जो चाइना के युद्ध में गए थे और 1 घंटे में जो तैयार हो जाती वो सेना, उसको यहाँ लाते। बजाय पुलिस, उनको कहना चाहिए प्रधानमंत्री से कि आप ये सरकारी मशीन ही हटाओ, पुलिस फोर्स कुछ नहीं होगी। हमारे शाखा के हमने जो स्वयं सेवक तैयार किए हैं, वो व्यक्ति निर्माण जो हमने किया है, जिनके अंदर करुणा, प्रेम, संस्कार, संस्कृति भरी पड़ी है, वो यहाँ आएंगे और वो प्रेमवत तरीके से इनको संभाल लेंगे सारे। पता नहीं कहाँ वो संघ की सेना है, कहाँ चाचा बोल ही नहीं रहा, ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि मोहन भागवत है कहाँ आज की डेट में। मोदी जी संसद नहीं जा पा रहे जी, आप ये देखो संसद में नहीं जा पा रहे। नहीं, आपके हिंदुओं के मध्यम वर्ग के, अपर मिडिल क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे, जिनके घरों से आपके लिए टिफिन जाते थे प्रचारकों के घरों में, उनकी चिंता नहीं हो रही है आपको? जिन्होंने इतना माल खिलाया कि तोंद निकल आई, उनके बच्चों की तो चिंता करो। आपके अपने बच्चे हैं वो, उनसे तो बहुत भावनात्मक रिश्ता है। संघ वालों, तुम गए कहां भाई? लेकिन अब चुप है, तो मौन इनकी एक रणनीति है। ऐसे ही प्रचारक जो प्रधानमंत्री हैं वो जो सुविधा अनुसार बोलते, नहीं तो मौन है। एक लास्ट, मतलब धर्मेंद्र प्रधान इतना क्या जरूरी हो गए हैं कि उनको मतलब नहीं हटाया जा रहा? हाँ, उसकी भी वजह बता देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के जो पिताश्री थे वो संघ में प्रचारक थे आरएसएस के, और वो सांसद भी बने और मंत्री भी रहे। अच्छा, इन्होंने भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया हुआ है। लोग नहीं जानते उन्हें, केवल वो और ही परिवारवाद कहीं और तलाशते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब प्रधानमंत्री क्या, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं। तो 2 पीढ़ियां संघ में अगर लगी हों तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आरएसएस की इनको सपोर्ट है पूरी, तो मार खा रही है तो पूरा। और सुनो, इसीलिए चूंकि आरएसएस इस देश की शिक्षा संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया था। और वो पिछले टाइम में जब से शिक्षा मंत्री बने बहुत खूबसूरती से इस काम को निभा रहे थे। पूरे विश्वविद्यालयों का उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया, भगवाकरण कर दिया, शाखाकरण कर दिया और भट्ठा बिठा दिया। तो उन्होंने संघ की बड़ी मदद की है। एक तो 2 पीढ़ी का भरोसा उनका और उनके बाप का, संघ के प्रति जो निष्ठा है अटूट, और प्लस संघ के जो उद्देश्य हैं छिपे हुए, उनकी पूर्ति में बड़ी भूमिका निभाना। तो संघ के लिए बहुत बड़ी एसेट है वो। अच्छा जी, इसीलिए मोदी उनको छेड़ नहीं पा रहे। अच्छा, मोदी छेड़ नहीं पा रहे, छेड़ना चाहते भी नहीं, चाहते भी नहीं है, लेकिन उनको बहाना मिला हुआ है। इस मुद्दे पे संघ और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी एक है। लेकिन फिर भी मान लो कोई आदमी प्रधानमंत्री के पद पे बैठा और किसी एक मंत्री की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, हाँ, जैसे कांग्रेस को नटवर सिंह की वजह से हुई, तो उन्होंने नटवर सिंह को तुरंत बाहर कर बहुत हटाया उन्होंने। भाई इनकी, मोदी के लिए तो अपनी कुर्सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, उसके लिए क्यों दाव पे लगा रहे हैं अपनी? क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन शिफ्ट होकर उनकी कुर्सी पे जाने वाला है। इतना साहस नहीं है ना, वो अभी बहुत किनारे में खड़े हुए ना, वो देख रहे ड्रामा। अभी तो उनसे ही कहा जा रहा है कि प्रधान को आप सस्पेंड को हटा दो ऐसे। तो जब तक उनकी मांग हो नहीं रही ना,
जब उनकी होगी तब वो देखेंगे, तब ये सारी का सारा सिस्टम भाजपा का खड़ा हो जाएगा। अब देख नहीं रहे आप, कांग्रेस के दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। यार अजीब बात है, आप सत्ताधारी दल हो। नहीं, ये देश में ये भी पहली बार हुआ है हाँ। कि पक्ष विपक्ष के दफ्तरों पे हमले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और रास्ते में लोग उनको डांट रहे हैं रोक रोक के। सर ऑटो से लड़कियां डांट रही हैं। रोहतक की बताइए, सामान्य परिवार की लड़की ऑटो से उतर के वो तो अगर थोड़ा सा पुलिस वुलिस नहीं होती तो मेरे ख्याल से भाजपा की जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ कुछ होना भी था। और वो तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी बच्ची, लेकिन वो जैन जी है ना, वो भी है, उतर के वो आ गई मैदान में। तो ये तो होने वाला है। और एक चीज और मैं बता दूं, हम कितना ही गांधीवाद की तारीफ करें और हमारी पीढ़ी करती भी उन चीजों को, मूल्यों को, इनका जैन जी का गांधीवाद में उतना ही भरोसा है जितना आरएसएस का है। ये कब भगत सिंह बन जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी सहन शक्ति कम है। जितना बीजेपी का ईमानदारी से है उतना ही है। देखिए, मैं और आप तो पिट सकते हैं शायद पुलिस से और कहते रहेंगे गांधी गांधी, या चुप हो जाएंगे, लेकिन जो आज के बच्चे हैं जिम जाते हैं, जहाँ मौका मिला इन्होंने मुकाबला किया, कर रहे हैं वो। हालांकि गलत है, इन चीज़ों को हम रिकमेंड नहीं करते, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल करेंगे भाई, जब उधर से हो रहा था हम भी करेंगे। हिंसा की बात नहीं है सर। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे पुलिस है, भाई मेरे तो परिवार में बहुत लोग पुलिस में रहे, मतलब वो किस तरह की मानसिकता के लोग होंगे जो एक लड़की को बड़ाक से मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं, किसी लड़की के पीछे से ऐसे, मतलब कैसी पुलिस में भी कैसी मानसिकता शर्मनाक है। और उस एसीपी को शायद हटाया भी गया है, उस जगह से हटा दिया गया। यानी आपने मान तो लिया कि उसने बदतमीजी की। अब ये चीजें कहाँ है, हमारी पुलिस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा, पुलिसिंग में हमारे बड़ी कमियां है, ट्रेनिंग का अभाव है। बहुत पहले 80 के दशक में शायद धर्मवीर आयोग बना था पुलिस की कार्यप्रणाली को देखने के लिए सुधार, उसका कुछ नहीं हुआ। हमने पुलिस फोर्स इसलिए रख ली है कि वो सरकार का एक ऐसा टूल है जो आंदोलनों को सप्रेस करेगा और मारपीट तरीका एक करेगा, यही तरीका है। खैर दोस्तों, जैन जी का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म होगा या इससे आगे जाएगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा, इस तरह के सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके देश की मीडिया को अपना गुलाम बना के विपक्षी पार्टियों में तोड़-फोड़ करके इस देश के दिमाग पे जो एक आवरण चढ़ाया था, उस पॉलीथीन को जैन जी खींच के फाड़ के दफन कर दिया है। और आगे इन लोगों का वक्त मुझे ठीक नहीं लगता है। राज चाहिए करें, लेकिन अलग तरीके से अब ये राज करना होगा। अकाउंटेबिलिटी इनको 12 साल बाद देनी पड़ेगी। ये जो जज अब लगाए हैं, ये जज आप 12 साल पहले भी लगा सकते थे। ये सारे शिक्षा में सुधार पहले भी कर सकते थे, लेकिन 12 साल बाद इनको शिक्षा में सुधार अब याद आए हैं। अब इनको याद आया है कि पेपर लीक रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो जवाबदेही तो डेमोक्रेसी में अब मुझे लग रहा आएगी और राजनीति भी होगी। सोनम वांगचुक अब इनके लिए देवता स्वरूप आदमी हो गए हैं, जो कल तक चीन के एजेंट थे। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।